हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह जुंडावत पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में चर्चा करी थी। इसके पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरह हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी और हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमारे वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिकल्पनाएं या हाइपोथेसिस दी थी और चर्चा करी थी कि किस तरह हमारे तारों का निर्माण हुआ था। इसके बाद पार्ट 2 में हमने जाना था कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था या हमारे प्लेनेट कैसे बने थे, फिर हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति या हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ था, और अंत में हमने जाना था कि किस तरह हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ था। तो दोस्तों, आपने अगर दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूं, आप वहां जाकर इन्हें एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हमारी पृथ्वी से संबंधित और हमारे ब्रह्मांड से संबंधित बहुत सारी जानकारियां हमें देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में चर्चा करेंगे कि पृथ्वी के उद्भव के बारे में, और जानेंगे कि किस तरह हमारा स्थल मंडल या इंग्लिश में जिसको हम बोल सकते हैं लिथोस्फीयर, इसका निर्माण कैसे हुआ था। यह एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमारे धरती पर रहने की जगह कैसे बनी थी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे वायुमंडल और हमारे जलमंडल के निर्माण के बारे में, और जानेंगे कि किस तरह हमें ऑक्सीजन मिली थी और किस तरह हमारे महासागरों का निर्माण हुआ था। और सबसे अंत में हम जानेंगे कि पृथ्वी पर हमारे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी या हमारा जीवन पृथ्वी पर कैसे आया था। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आज के सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है पृथ्वी का उद्भव, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, बात करते हैं हम पृथ्वी के उद्भव के बारे में। तो आप क्या अनुमान लगाते हो कि हमारी पृथ्वी या हमारे ग्रह जब बने होंगे तो वो प्रारंभ में कैसे रहे होंगे? आप जब तक अनुमान लगाते हो तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब हमारी पृथ्वी प्रारंभ में बनी थी तो ये एकदम चट्टानी थी। इस पर बहुत सारी चट्टानें थी, एकदम गर्म थी। गर्म किस वजह से? क्योंकि इसका वायुमंडल जो था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ था। अब हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बना हुआ था तो गर्म होने का क्या मतलब? आप अगर देखते हैं हमारे सूर्य को, तो सूर्य भी क्या है, एक हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला ही है। तो वो क्या, वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी भी बहुत ज़्यादा गर्म थी। ये एकदम वीरान ग्रह थी। जब इतना गर्म है तो उस पर जीवन की उत्पत्ति तो संभव है भी नहीं। तो इसीलिए क्या थी, ये एकदम वीरान ग्रह था। तो आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत ज़्यादा अलग था। तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक सुंदर से ग्रह में परिवर्तित हो गया, जहाँ पे क्या बहुत सारे महासागर है, बहुत सारा जल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। तो ऐसा क्या घटित हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ये एक सुंदर से ग्रह में चेंज हो गया। इसके बारे में आगे हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की संरचना परतदार है, तो इसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है और ये लेयर्स में क्यों चेंजेस हुआ, ये सारे हम आगे पढ़ने वाले हैं। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो भी पदार्थ है वो एक समान नहीं है, सारी लेयर्स होती है। इन सारी लेयर्स में मतलब अर्थ की सारी लेयर्स अलग अलग मटेरियल पाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, ये भी हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व तो सबसे कम होता है, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। और पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल है, बहुत सारी लेयर्स है, और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषता है, और ये भी हम आगे आने वाले टॉपिक में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम स्थल मंडल के विकास या इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर के बारे में। तो जो हम बात करते हैं ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। अब ग्रहाणु क्या होता है, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कशन किया था कि जो हमारे ग्रहाणु या प्लैनेट सिम्बल्स जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है। ये हमारे अब क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की स्टार्टिंग में गैसेस के बादल थे, जब ब्रह्मांड उत्पत्ति हो रही थी तब की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम गैस के गुंथित झुंड थे। इनसे क्या बने, इनसे छोटे छोटे क्रोड बने। क्रोड क्या होती है, जो हमारे प्लेनेट जितने भी प्लेनेट है उनकी सबसे इंटरनल सरफेस है, इंटरनल जो पार्ट है वो क्या है, वो हमारा क्रोड है। तो वो क्रोड बने, और क्रोड के बाद में क्या हुआ, इनके ऊपर गैसेस संघनित होना स्टार्ट हुई, गैसें इकट्ठा होना स्टार्ट हुई, और उन्होंने क्या बनाई, एक लेयर बनाई। इसके बाद में क्या हुआ, ये सारे जो छोटे छोटे कण थे या छोटे छोटे ग्रहाणु बने थे, तो इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। छोटे ने बड़ों ने छोटों को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चिपक के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये एक बड़े ग्रह का निर्माण करे था। तो ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हुए थे।
उल्काओं या एस्टेरॉयड का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बनते हैं। अब जब हम देखते हैं जो टूटते हुए तारे होते हैं, तो जो हमारे फिल्मों वाले होते हैं जो फिल्मों बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन तारों को देखकर अपनी विशेष पूरी करने की अपने को वो देते हैं, इमेजिनेशन देते हैं कि इनको देखने से या इनको देखते हैं तब तो हमें विश मांग लेनी चाहिए कि हमारी विश पूरी हो जाएगी ये वो। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल इसका उल्टा किया। अब उल्टा कैसे किया, उन्होंने इसी के ऊपर रिसर्च कर डाली। जो भी इनको उल्का पिंड मिले थे या एस्टेरॉयड मिले थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी। अब रिसर्च करी तो उनको ये पता चला कि जो भी हमारे पृथ्वी या जितने भी हमारे प्लेनेट है वो किससे, वो हमारे सारे ग्रहाणुओं से मिलकर बने थे, एक जैसे ही पदार्थ से मिलकर बने हुए थे। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई थी। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ, जब छोटे छोटे पदार्थ जब इकट्ठा हो रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो दो चीज़ें जब भी टकराती है तो क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। तो उसी ऊष्मा ज़्यादा जब बहुत सारी ऊष्मा निकलने लगी, ऐसे ही टकराते टकराते बहुत सारी ऊष्मा निकलने, बहुत सारे पिंड टकरा रहे थे और ऊष्मा निकलती जा रही थी। तो बहुत सारी ऊष्मा निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पदार्थ चिपका हुआ था वो क्या पिघलने लगा और एक जगह सेंट्रल पार्ट में जाके इकट्ठा होने लगा। तो ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान भी हुआ था, जब पृथ्वी की संरचना बनना स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी होता, और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी होता। जब पृथ्वी बन गई थी उसके बाद में भी एक बार ये गर्म होने वाला प्रोसेस हुआ था। तो अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और बारीक घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए थे। अब क्या होता है, अत्यधिक ताप बहुत ज़्यादा हो गया था टकराने के कारण और आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गया था, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो लिक्विड में चेंज होने लगा, द्रव अवस्था में आने लग गई थी, पिघलने लग गया था। और तापमान की अधिकता के कारण हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए थे। अब जो भी हल्के घनत्व वाले पदार्थ थे वो ऊपर आना स्टार्ट हो गए थे और जो कम भारी घनत्व वाले थे वो कहाँ सेंट्रल पार्ट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए थे। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा हुआ, तो जो हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे इंटरनल पार्ट में देखते हैं, सबसे आंतरिक भाग में, तो क्या मिलता है अपने को, कोर मिलता है। उस कोर में क्या है, उस इंटरनल पार्ट को हम बोलते हैं कोर, और कोर में क्या मिलता है अपने को, आयरन मिलता है, लोहा मिलता है। तो पृथ्वी के केंद्र में ये आयरन चला गया था और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गया। अब जो भी मिट्टी अपन देखते हैं, जो भी अपने को मेटेरियल ऊपर वाली क्रस्ट वाले एरिया में देखने को मिलता है, तो वो क्या है, वो हमारा हल्के घनत्व वाले पदार्थ है जो कि समय के साथ में ऊपर आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंतोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गया और जब टेम्परेचर डाउन होता गया तो क्या हो, ये सारे इकट्ठा होने लगे, ठंडा होने लगे, ठंडा होते होते ये बैठने लगे, बैठने के साथ में क्या हुई, हमारी भूपर्पटी या जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इस भूपर्पटी का निर्माण होना स्टार्ट हो गया था। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों को पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन या डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के दौरान, या जिसको हम बोलते हैं जाइंट इम्पैक्ट, जिसको हमने लास्ट अपने वीडियो में पढ़ा था पार्ट 2 में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इस जाइंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान एक बार वापस बढ़ा था और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई थी और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया के कारण पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया था। अब ये जो चंद्रमा हमारे, मतलब चंद्रमा क्या है, कोई वो जो ग्रह आके टकराया था, उसी की वजह से क्या हुआ था, हमारी पृथ्वी की अंदर की जितनी भी लेयर्स है वो बनना स्टार्ट हो गई थी और हमारी पृथ्वी हमारी 4 लेयर में डिवाइड हो गई थी या विभाजित हो चुकी थी। अब ये चारों लेयर कौन कौन सी थी, तो पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती है, जैसे परपटी बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भी पार्ट होगा उसको हम क्या बोल देंगे, क्रस्ट, जिस पर हम बैठे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट। उसके बाद में हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हमको मिलता है प्रवार, जिसको हम बोलते हैं मेंटल। उसके बाद में हम थोड़ा और अंदर जाते हैं तो हमको मिलता है बाह्य क्रोड, जिसको हम बोलते हैं आउटर कोर। इसके बाद में सबसे जो इंटरनल वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे आंतरिक क्रोड, या जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इनर कोर। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता जाता है। मतलब ऊपर से अगर सबसे सेंट्रल पार्ट की ओर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। एकदम ऐसा होगा कि एकदम टाइट सरफेस आना स्टार्ट होगी। अपन ने जैसे खोदना स्टार्ट किया तो जैसे हम केंद्र की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एकदम टाइट सरफेस आना स्टार्ट हो जाएगी कि हमसे खोदा भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लिथोस्फीयर,
या हमारा इवोल्यूशन ऑफ द लिथोस्फीयर। तो दोस्तों अब बात हम करते हैं वायुमंडल और जलमंडल के विकास के बारे में कि किस तरह हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन आई होगी और किस तरह हमारे यहाँ पे महासागरों का निर्माण हुआ होगा या हमारे जल की प्राप्ति हुई होगी। दोस्तों अभी हम देखते हैं हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन 78% के समथिंग, और उसके बाद में क्या मिलेगी, अपने को मिलेगी ऑक्सीजन जो 21% के अराउंड समथिंग ऐसा कुछ है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान अभी हमारे वायुमंडल में। तो ये आई कहाँ से थी? तो दोस्तों ये जो आई थी इसके पीछे 3 प्रोसेस थे, इसकी 3 अवस्थाएं थी। इसकी सबसे पहली अवस्था थी कि इसकी आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ। पहली अवस्था में क्या हुआ था, जो इसकी हाइड्रोजन और हीलियम वायुमंडलीय गैस थी स्टार्टिंग के टाइम में, तो उनमें कमी आई। अब ये कमी कैसे आई इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो चुका था। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। अब ये कैसे हुआ, तो जो हमारी सौर पवन चली थी उस सौर पवन के कारण जो भी हमारे पार्थिव ग्रह थे, जिनको मैंने जो ये वाइट सर्किल सफ़ेद सर्किल बना वृत्त से मैंने डिनोट किया है, तो ये क्या, ये हमारे पार्थिव ग्रह हैं फर्स्ट वाले चारों। तो इन चारों ग्रहों के ऊपर क्या चली थी, सौर पवन चली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके ऊपर का जो भी हाइड्रोजन और हीलियम का वायुमंडल था वो क्या हुआ, वो हट चुका था। अब जब ये हट चुका था तो ये क्या हुआ, जैसे अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अपन अभी गर्मी का टाइम है तो अपन क्या करते हैं, कुछ भी गर्म चीज़ खाते हैं तो क्या उसको फूंक मारते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर का जो भी गर्म भाप होती है वो क्या एक बार की हट जाती है और वापस क्या होती है, उसके अंदर से भाप निकलना स्टार्ट हुई। तो जो सेकेंड वाला प्रोसेस है, फर्स्ट वाला प्रोसेस था तो उसमें भी ऐसे हुआ। तो सूर्य को क्या मान लेते हैं, सूर्य एक तरह से अपन, जैसे आप हो तो आपके एक सूर्य और आपके हाथ में एक चाय का प्याला है, तो उस चाय के प्याले को आपने क्या करा, फूंक मारी, तो ऊपर का जो भी वायुमंडल था तो वो क्या हाइड्रोजन हीलियम का वायुमंडल हट चुका है। अब उसके बाद में जो भी बचा वो क्या एकदम ठंडा ठंडा सा है। उसके बाद में वापस क्या होगा, जो भी इसके अंदर की भाप होगी, इसके अंदर की गर्मी होगी चाय के प्याले की, वो क्या होगी, वो वापस बाहर निकलेगी। तो वो क्या होगी, वो होगी हमारे आगे वाला टॉपिक में। तो उसमें क्या थी, पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकली। अब क्या वापस पृथ्वी हमारी ठंडी हुई, तो पृथ्वी के ठंडी होने के बाद में क्या हुई, बहुत सारी गैसें और जलवाष्प बाहर निकलना स्टार्ट होगी। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प H2O, नाइट्रोजन N, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 व अमोनिया NH3 अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। अब जब बहुत सारी जैसे देखते हैं, जलवाष्प हो गई, नाइट्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सब क्या थी, ये सारी बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, और जो हमारी ऑक्सीजन थी वो बहुत कम मात्रा में थी। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं डीगैसिंग, या जिसको हम बोलते हैं गैस उत्सर्जन। तो दोस्तों वही फूंक वाला प्रोसेस था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें हमारी डीगैसिंग प्रोसेस की वजह से जो अंदर की गर्मी थी वो वापस बाहर निकल के आई थी। तो इसके बाद में क्या हो, लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, और वायुमंडल में जल वाष्प व गैसें बढ़ने लगी, और पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जल वाष्प का संघनन स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो गया। जब टेम्परेचर डाउन हुआ तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आने लगी। फलस्वरूप अधिक संघनन हुआ, वह अत्यधिक वर्षा होगी। तो अब क्या हुआ, जो हमारे जलवाष्प थी तो उसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो संघनन होना स्टार्ट हुआ, एकदम ठंडा होना, लिक्विड ड्रॉप में चेंज होना स्टार्ट होगी सारी जलवाष्प। अब सारी जलवाष्प एक साथ इकट्ठा होने लगी और बारिश के रूप में क्या करें, धरातल पर या हमारी धरती पर आना स्टार्ट होगी। तो पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा। अब जो पृथ्वी पर जितने भी गड्ढे थे उन गड्ढों पर क्या हुए, उन गड्ढों पर सारी हमारी बारिश का पानी आके बढ़ने लगा, जिससे क्या बने, जिससे हमारे महासागर बने। तो ये था हमारे महासागर बनने का पूरा प्रोसेस, या हमारे ओशियंस बनने का पूरा प्रोसेस। तो पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने थे। अब इनको महासागरों को बनने में कितना टाइम लगा, 50 करोड़ साल। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने, लगभग 380 करोड़ साल पहले हमारे जीवन का विकास आरंभ हुआ था।
तो ये थी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की वायुमंडल व जलमंडल के विकास के 2 चरण। अब तीसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया था। तो क्या हुआ था? अंत में क्या हुआ? वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया। लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित होना स्टार्ट हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। अब क्या होता है, जब हमारे महासागर बन चुके हैं, लेकिन क्या हमारी पृथ्वी पर जहाँ भी लैंड एरिया था वहाँ पे कुछ पॉसिबल था नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ भी पेड़ पौधे उपस्थित थे नहीं, किसी जीवन की उत्पत्ति थे नहीं, तो कुछ भी पॉसिबल था नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे ओशियंस थे, महासागर, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे पौधों का जन्म होने लगा। सागर वाले पौधे होते हैं ना, पानी वाले, तो उनका जन्म होना स्टार्ट होगा। इसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं। उसी वजह से क्या हुआ, जो हमारे महासागर थे, उन महासागरों में क्या हुआ, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। उसके बाद में ये ऑक्सीजन महासागरों में फुल हो चुकी थी, तो उन्होंने हमारे वायुमंडल में रिलीज़ करना, वायुमंडल में पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से क्या हुआ, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ऑक्सीजन हो चुकी थी। अब तो धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए, फुल हो चुके थे, और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से बढ़ चुकी थी। तो अब क्या होगी, अब होगी हमारे जीवन की उत्पत्ति। तो ये था हमारे पूरे वायुमंडल और जलमंडल के निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों बात करते हैं हम सब, वापस मैं आपको समझा देता हूँ कि जब हमारे वायुमंडल का निर्माण हो रहा था तो उसमें क्या था, सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर क्या थी, हाइड्रोजन हीलियम गैस के बादल थे। तो वो किस वजह से हटे, वो हटे हमारे सौर पवन की वजह से। सौर पवन चली, जिसकी वजह से जो सारा वायुमंडल था हाइड्रोजन हीलियम गैसों का, वो हट चुका था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में जो हमारे पृथ्वी के अंदर की जितनी भी गैसें थी, जो भी वोल्केनिक इरप्शन हुए, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारी जलवाष्प निकली, बहुत सारी गैसें निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारी निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से ये बाद में बादल बनना स्टार्ट हो गए। जब कार्बन डाइऑक्साइड ने जलवाष्प के साथ में मिलना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, संघनन बहुत ज़्यादा होने लगा, और बहुत ज़्यादा संघनन होना स्टार्ट हुआ। उसकी वजह से क्या हुआ, वर्षा होना स्टार्ट होगी, बारिश होना स्टार्ट होगी। अब जब बारिश हुई तो बारिश में क्या हुआ, बारिश जहाँ भी गड्ढे थे हमारी पृथ्वी के ऊपर, वहाँ क्या हुआ, वहाँ हमारे बारिश का पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, और क्या हुआ, हमारे महासागरों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। अब जब बात करते हैं कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में, तो क्या होता है, अब इसके बाद में अंदर महासागरों के अंदर फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की वजह से हमारे पेड़ पौधों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ और बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज होने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे चारों ओर वायुमंडल, जलमंडल तो पहले हो चुका था, अब क्या बन रहा है, हमारे चारों ओर वायुमंडल का निर्माण होना स्टार्ट हो गया, और उसके बाद में उत्पत्ति होती है हमारे जीवन की। तो बात करते हैं दोस्तों हमारे जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सबसे अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। अब हाइड्रोजन हीलियम के वायुमंडल की बात करते तो वहाँ पे तो कोई लाइफ की पॉसिबिलिटी थी नहीं, किसी जीवन की उत्पत्ति पॉसिबल था ही नहीं। तो आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिसमें पहले जटिल ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ देते हैं भले। तो हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। तो अब क्या हुआ, अब जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो भी हमारे वैज्ञानिक थे उन्होंने पहले तो बोला कि हमारे जो भी जीवन की उत्पत्ति थी वो किसी एक अणु से या किसी भी एक पार्टिकल से हुई थी। उसके बाद में 1 से 2 बने, 2 से 4 ऐसे बनते बनते बहुत सारे जीव बनने लगे। लेकिन उनके बाद में उन्होंने एक और रिसर्च करी जिसमें उन्होंने पता लगाया कि जो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो हमारी काई होती है ना, जहाँ पानी जमा हो जाता है तो वहाँ क्या, तो ग्रीन जो काई दिखती है वो काई, उसकी संरचना अभी की संरचना से 300 करोड़ साल पुरानी उनको कोई संरचना मिली है भूगर्भिक शैलों से। हमारे पृथ्वी के अंदर जो भी चट्टान है उनसे मिली है, उनकी चट्टानों से आज की जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है उनकी संरचना सेम मिलती जुलती है। ये कब की बात करें, 300 करोड़ साल पुरानी ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना आज की ब्लू ग्रीन एल्गी से मिलती जुलती है। तो ये कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ साल पहले आरंभ हुआ था।
एक कोशीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक के जीवन का विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आपकी NCERT की बुक में एक पूरा चार्ट बना रखा है। उस चार्ट में आप देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं भी आपके लिए एक डायग्राम लेके आया हूँ, जिसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो दोस्तों, इस डायग्राम में सबसे पहले बता रखा है कि सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी, जिसमें क्या होती, जिसके बाद में हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था। बिग बैंग थ्योरी के बाद में बहुत टाइम बाद में क्या हुआ था, हमारे पृथ्वी का निर्माण हुआ था। 14 बिलियन साल पहले तो क्या हुई, बिग बैंग थ्योरी हुई थी। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुई थी, अर्थ की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट क्या होता है, इसके लिए आपको मेरे बायो वाले जितने भी वीडियोस है वो सारे देखने पड़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो भी होता है उसमें क्या होती है, उसमें हमारे केंद्र की स्थिति स्पष्ट नहीं होती। और उसके बाद में जो यूकैरियोटिक होती है उसमें क्या आती है, उसमें केंद्र की स्थिति स्पष्ट होती है, जैसे हमारी जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो इसको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक। तो पहले प्रोकैरियोटिक आए, फिर यूकैरियोटिक आए, उसके बाद में प्रोटोजोआ आने लगे, उसके बाद में हमारे साइनोबैक्टीरिया, ऐसे बहुत सारे कुल मिला के आने लगे। फिर मछली आई, फिर हमारे कोरल्स रीफ आए, कोरल्स जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के आसपास में पाई जाती है कोरल रीफ, वो आई। फिर मछली आना स्टार्ट हुई, फिर मेंढक वगैरह ये आए, ऐसे करके मगरमच्छ, उसके बाद में गायें, उसके बाद में उल्लू, उसके बाद में बंदर, उसके बाद में सबसे एंड में क्या आता है, उसके बाद में मिलते हैं हमारे ह्यूमन या मनुष्य। तो ये था हमारा पूरा जीवन की उत्पत्ति का लाइफ चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं अपने NCERT वाली बुक में। तो दोस्तों, यही था आज के पूरे वीडियो में। तो मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ कि आज क्या क्या पढ़ा था। तो आज सबसे पहले हमने पढ़ा था पृथ्वी के उद्भव के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि वो किस तरह हमारी पृथ्वी का उद्भव होना स्टार्ट हुआ था। स्थलमंडल के विकास के बारे में पढ़ा था, लिथोस्फीयर के बारे में जानी थी। उसके बाद में हमने वायुमंडल और जलमंडल का विकास पढ़ा था कि किस तरह हमारे चारों ओर वायुमंडल बना, हमारे इधर जलमंडल बना, किस तरह हमारे महासागर बने, फिर हमारे जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुई थी। इन सब के बारे में आज हमने चर्चा करी थी। यही था हमारा पूरा चैप्टर। अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, जिससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी हमारे ज्योग्राफी को जानने के बारे में। तो दोस्तों, यही समाप्त करते हैं हम आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।